हेलो, गुड इवनिंग। मैं प्रभाकर पटेल जायसवाल क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मुद्दा है ये भारतीय इतिहास का है। और भारतीय इतिहास में हम आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास, और उसको मैं थोड़ा सा आज डील करने वाला हूं। इस लेक्चर को ध्यान सुनिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके जो फैक्ट हैं, साथ साथ इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा। लेकिन यहां पर मैं फोकस करूंगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स जीएस वाले सेक्शन को, राइट, जो पेपर 1 में आएगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्पष्टतः आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास को मैं यहां पर लेता हूं 1885 के पास से। 1885 की अगर मैं बात करूं तो 1885 वो ईयर है जिस साल हमारे इंडिया में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से ही शुरुआत होता है एक नया दौर। और यहीं से भारत को आजाद कराने की वकालत, भारत को आजाद कराने की का जो प्रयास है वो हमारे राजनेताओं के द्वारा किया गया। चलिए, तो देखो इस 1885 के बाद मैं अगर बांटना चाहूं तो इसे 3 भागों में बांटूंगा। जैसे 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण देखने को मिलता है 1885 से लेकर के 1905 के बीच का चरण, ठीक। दूसरा हमें मिलता है आपका 1905 से लेकर के 1919 के बीच का चरण। और तीसरा हमें मिलता है आपका 1919 से लेकर के 1947 के बीच का चरण। मतलब कि आजादी तक की लड़ाई हमको 3 चरण में देखनी है। 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947। इसे हम कहते हैं उदारवादी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी युग कहते हैं, ठीक। इसे हम कहते हैं उग्रवादी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्रवादी युग कहते हैं। और तीसरा युग कहलाता है अंतिम राष्ट्रवादी आंदोलन चरण या युग कहते हैं। या सरल शब्दों में अगर कहें तो गांधी युग भी हमको यहां पर दिखाई पड़ता है। पूरे युग को मैं गांधी युग नहीं कहूंगा, गांधी युग, द गांधी एज इज अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, ठीक। तो इस सेगमेंट के अंदर का जो है हम आज डील करेंगे गांधीवाद को। गांधीवाद या फिर कह सकते हैं अंतिम राष्ट्रवादी आंदोलन के युग को हम डील करने वाले हैं। तो चूंकि ये पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर है गांधी पर डिपेंडेंट है, तो शुरुआत मैं करता हूं गांधी जी से। ये मैंने बता दिया 3 चरण में, उदारवादी युग, उग्रवादी युग, अंतिम राष्ट्रवादी आंदोलन युग। मतलब शुरुआती दौर में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय अंग्रेजों ने हमसे डिमांड की थी कि हम कोई भी तरह, किसी भी तरह का एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न ना करें जिससे कि अंग्रेजों को दिक्कत हो। हम भी चाह रहे थे कि हमारे जो राजनेता हैं, जो बाहर पढ़ने जाया करते थे, विदेशों में पढ़ने जाया करते थे, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में थे, वो कोई भी अवैधानिक तरीका प्रयोग नहीं करते थे। अवैधानिक तरीका कहने का मतलब यह है मूलतः हिंसा, ठीक। हमको जो भी करना है पत्र व्यवहार के माध्यम से करना है। हमको जो भी बातें रखनी है अंग्रेजों से वो हम अनुनय विनय से रखेंगे, प्रार्थना के माध्यम से रखेंगे, हम किसी सरल स्वभाव तरीके के माध्यम से रखेंगे। और इस दल के नेताओं को, मतलब इस पूरे के पूरे दरमियान 1885 से 1905 के दरमियान पूरे के पूरे चरण को हम नाम देते हैं उदारवादी। लेकिन जब उदारवादी नेता अपनी योजना में, योजना कौन सी थी? हमको आजादी पाने की योजना जो बन रही थी, हमको आजाद होने की योजना जो बनाई जा रही थी, उस योजना के लिए हमने एक चरण प्रयोग किया उदारवादियों का। इनकी विफलता के बाद एक नया चरण आता है, उसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी मतलब ऐसा नहीं कि ये सीधा सीधा मिसाइल और तोप लेके पहुंच जाएंगे, ये इनकी तुलना में थोड़े से एग्रेसिव होंगे। एग्रेसिव कहने का मतलब हिंसा नहीं, इनके विचारों में थोड़ा सा उग्रवाद अधिक होगा, इनके विचारों में उग्रता अधिक होगी। ये इनकी तुलना में पत्र व्यवहार पर नहीं, जबकि हड़तालों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, या फिर रैली के माध्यम से, या जुलूस के माध्यम से क्या करेंगे? ये मांग करेंगे किसकी? आजादी की। लेकिन जब गांधी आते हैं, जब गांधी का विचार आता है, जब गांधी का सत्याग्रह आता है, तो उस कंडीशन पर एक अलग ही धारा चालू हो जाती है और कांग्रेस बैकफुट में जाती है। उस कांग्रेस को साथ मिलता है किसका? गांधी का। आई बात समझ में? मतलब पूरा खेल आजादी का है, लेकिन आजादी पाने के तरीके अलग हैं। तो देखिए गांधी की अगर बात करें तो गांधी हमारे 2 अक्टूबर को मानते हैं। भाई जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था पोरबंदर शहर में, हमको ये पता ही है। उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे कि गांधी कौन थे, क्या थे। हमको सिर्फ ये जानना है कि गांधी युग क्यों कहा गया। देखिए
आपको मैं भारत के साथ साथ दूसरे देश की राजनीति से भी जोड़ता चलूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या। ठीक, आखिर ऐसा हुआ क्या कि गांधी जी को हम भारत के पिक्चर में लेके आए, भारतीय सिनेमा में, उस 19वीं शताब्दी के सिनेमा में गांधी जी कैसे रियल हीरो बनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि गांधी जी अपनी वकालत पूरी करते हैं और वकालत पूरी करने के बाद साउथ अफ्रीका की बात होती है, और साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में गांधी को बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का, देखिए 1894 के समय की बात है, 1894 की बात है, मैं अभी साउथ अफ्रीका को लेके चल रहा हूं, अभी साउथ अफ्रीका में है गांधी जी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में है मतलब साउथ अफ्रीका में एक व्यापारी रहते हैं और व्यापारी का नाम रहता है दादा अब्दुल्ला। क्या नाम रहता है? दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला जो है ये व्यापारी रहते हैं, और व्यापारी रहते हैं तो ये बुलाते हैं कि मेरे व्यापार संबंधी जो भी मसला है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक वकील चाहिए। ये बुलाते हैं गांधी जी को। गांधी जी खुद एक प्रैक्टिस ढूंढ रहे थे कि मुझे कहीं पर प्रैक्टिस मिल जाए, तो चूंकि इनकी फीस भी क्या थी? कम थी, इसलिए दादा अब्दुल्ला ने गांधी को बुलाया। और गांधी कहां पहुंचे? साउथ अफ्रीका पहुंच गए हैं, और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इनके केस को जीत भी दिला दी। लेकिन जब गांधी साउथ अफ्रीका आते हैं, तो गांधी जब साउथ अफ्रीका आते हैं तो इनको यहां पर देखने को यह मिलता है कि यहां पर नस्ल भेद की जैसी एक अलग ही एक परिवेश स्थापित है। मतलब नस्ल भेद, नस्ली टिप्पणी, नस्ली यहां पर व्यवहार किया जा रहा है, जो आपका अश्वेत भारतीयों से व्यवहार किया जाता है। ठीक, तो उनको यहां पर क्या करना पड़ता था? उनको यहां पर रजिस्टर कराना पड़ता था, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो पास मिलता था उस पास को हर जगह लेकर चलना पड़ता था। अगर आपके पास पास नहीं है तो हो सकता है आपको कारावास की सजा भी दे दी जाए, हो सकता है आपके साथ दुर्व्यवहार या एक बर्ताव भी किया जाए। मतलब कि हम वहां के लिए बाहरी तो थे ही, लेकिन बाहरी होने के साथ साथ हमें हमारे पास एक रखना पड़ता था, रजिस्टर्ड पास रखना पड़ता था। तो गांधी ये सब देखे और उनको ये लगा कि नहीं, ये सब चीजें सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये मानवता के खिलाफ थी। ठीक, गांधी ने उन भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ ऐसे संस्थागत प्रयास किए, जैसे मैं उदाहरण तौर पर लेना चाहूंगा 1894 में उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की। उसका नाम था नटाल इंडिया कांग्रेस। क्या नाम था? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कर दी। देखिए, आपको मैं पहले फोकस कर दे रहा हूं, आपको पहले बता देता हूं कि ये जो क्लासेस है पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर बेस्ड है, फिर भी मैं चीजों को थोड़ा सा लिंकअप करने का प्रयास करूंगा। इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना तो हो चुकी है, साथ साथ इन्होंने यहां पर जो है टॉलस्टॉय, क्या नाम है? टॉलस्टॉय फॉर्म। ठीक, इस टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। उसके पहले हम देखेंगे एक और फॉर्म है, उसका नाम है फिनिक्स। क्या नाम है? फिनिक्स। क्या नाम है इसका? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय की स्थापना की। ठीक, इसको याद रखिएगा, फिनिक्स 1904 में स्थापित होता है, टॉलस्टॉय 1910 में स्थापित होता है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी के संबंध में दो गुरु मूलतः बन के आते हैं। एक होते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये इनके राजनैतिक गुरु थे, याद रखिएगा। ठीक, जबकि आपके जो लियो टॉलस्टॉय थे, लियो टॉलस्टॉय जो थे, ये इनके दार्शनिक गुरु थे। कैसे थे ये? दार्शनिक गुरु थे। मतलब गांधी का जो दर्शन था, वो गांधी के दर्शन को जो जानकारी मिलती है, गांधी के दर्शन को जो सीख जो मिलती है, कहां से मिलती है? लियो टॉलस्टॉय से मिलती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब वो टॉलस्टॉय आश्रम बनवाते हैं तो टॉलस्टॉय आश्रम बनवाने में उनका सहयोग कौन करता है? एक जर्मन शिल्पकार थे। ठीक, उस जर्मन शिल्पकार का नाम था कॉलिन बाख। क्या नाम था? कॉलिन बाख। और कॉलिन बाख के सहयोग से इस टॉलस्टॉय आश्रम को स्थापित किया गया था। देखिए, गांधी जी वहां पर जाकर के कोई संपत्ति बनाने वाले नहीं थे।
गांधी वहां पर गए और वहां पर हो रहे अन्याय को रोकने का प्रयास उन्होंने अपने इस कानूनी पढ़ाई के माध्यम से करने का एक प्रयास किया, और उस प्रयास के बाद ही ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। तो क्या होता है, अब समझ लीजिए लगे हाथ। गांधी जी के जो सचिव थे उनका नाम था महादेव देसाई। क्या नाम था? महादेव देसाई। देखो ये फैक्ट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। फिर क्या होता है कि देखो 1900 इसी दौरान जब गांधी यहां पर आते हैं तो ये जो हमारे दादा अब्दुल्ला हैं, दादा अब्दुल्ला बेसिकली है कहां के? ये हैं आपके डरबन के हैं। कहां के हैं ये? डरबन के। लेकिन आखिर गांधी जी के साथ ऐसा क्या होता है? तो क्या होता है, गांधी जी डरबन से जाते हैं प्रिटोरिया। कहां जाते हैं? प्रिटोरिया शहर जाते हैं। तो उस दौरान उनके साथ भी बदसलूकी होती है, और जब किसी व्यक्ति के साथ बदसलूकी हो तभी महसूस वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। गांधी हालांकि चीजों को देख रहे थे, वो टोटली परिस्थिति से अवेयर तो थे कि यहां पर अश्वेत के साथ क्या किया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है, ठीक है। उसको रोकने के लिए उन्होंने यहां पर ये सब आश्रम या संस्थागत प्रयास तो किए। आगे चल के उन्होंने एक अखबार जारी किया, और उस अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। सब आए हुए प्रश्न हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो भाई याद रखिएगा, अखबार किसने जारी किया था? गांधी जी ने जारी किया था, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं कि आगे चल के गांधी ने क्या किया 1909 में। क्या किया? हिंद स्वराज। कौन सी किताब उन्होंने लिखी? हिंद स्वराज किताब लिखी इन्होंने। और हिंद स्वराज किताब लिखी। इस हिंद स्वराज में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की है। देखिए अभी तक प्रीलिम्स में पूछा जाता था हिंद स्वराज किसकी रचना है? किसकी रचना है? गांधी की रचना है। वो किताब किसने लिखी है? तो गांधी ने लिखी है। क्लियर है? यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इंडियन ओपिनियन तो अखबार है, हम बात कर रहे हैं किताब की। कब लिखी गई है? 1909 में। नाम क्या है? हिंद स्वराज है। पश्चिमी मूल्यों की आलोचना इसका विषय है, और साथ साथ इसमें कहा गया है आत्मनिर्भरता के लिए। किसके लिए? आत्मनिर्भरता के लिए कहा गया है। ये वही बात है जो अभी मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। तो देखो ये कॉन्सेप्ट तो भैया 1909 मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही हो चुका था, ठीक है। गांधी के बारे में हम इतनी सारी बातें देखते हैं। गांधी साउथ अफ्रीका में हैं। साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उनके साथ कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटती हैं कि दादा अब्दुल्ला उनको बुलाते हैं और वो वहां पर आके उनकी वकालत करते हैं, उनकी लड़ाई करते हैं, जीतते भी हैं, सफल भी होते हैं, और डरबन में आते हैं। डरबन के बाद जब वो प्रिटोरिया जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके साथ भी बदसलूकी होती है, साथ में वहां रहने वाले अश्वेतों के साथ भी बदसलूकी हो रही है। ये रिपीट कर रहा हूं, आप चीजों को लिंक करते रहिएगा। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। फिनिक्स आश्रम 1904 में बना है। टॉल्स्टॉय आश्रम 1910 में बना है। सहयोग था जर्मन शिल्पकार कालेनबाख, ठीक है। गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। लियो टॉल्स्टॉय दार्शनिक गुरु। सचिव थे महादेव देसाई। अखबार जारी किया था इंडियन ओपिनियन। कहां पर? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में ही है, काम कर रहे हैं अभी फिलहाल अपन। और 1909 में एक बुक लिखी उन्होंने, हिंद स्वराज। कोई अखबार नहीं है, किताब है। और इसमें क्या कहा गया है? पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की गई है और साथ साथ आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित भी किया गया है। यह हो गया गांधी की, यहां पर हम देख चुके हैं, बातें देख चुके हैं। लेकिन जब गांधी जी आते हैं, ठीक, तो गांधी जब आते हैं तो उस समय जो है याद रखिएगा 1915 की बात है। कब की बात है? 1915। अब मैं आगे चलता हूं यहां से। गांधी इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। गांधी का भारत में आगमन एक तरह से चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही चमत्कार नहीं हुआ। शुरुआत में तो समझ जाइए कि वो चीजों को समझ नहीं पाए। 1915 में गांधी का भारत में आगमन होता है। भारत में आगमन हुआ, और भारत में आगमन हुआ, ये यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए, और इसलिए मैंने कहा था कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, राइट। 1915 के बाद जब आते हैं तो उस समय इंडिया में या पूरे वर्ल्ड स्तर पर 1914 से 1918 के मध्य 1914 से 1918 के मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक मैन पावर, मिलिट्री पावर में जो सहयोग कर सके। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इंडियंस को मिलिट्री में यूज करने के लिए
ऐसे नेता को चुना, ऐसे व्यक्ति को चुना जिनके कहने पर लोग आ सकें। अब चूंकि उस समय साउथ अफ्रीका से जीत कर आए थे कौन, गांधी जी, इसलिए इनकी साख यहां पर बनी हुई थी। तो जब साख बनी हुई है मतलब सीधी सी बात है कहीं ना कहीं गांधी की बातों की कुछ तो इज्जत होगी। और उन्होंने यहां पर लोगों को यह कहा कि आप जाकर के अंग्रेजी सेना में सहयोग करिए, अंग्रेज हमारे भलाई के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। ये उनकी एक तरह से भूल भी थी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब गांधी ने लोगों को यहां पर आह्वान किया कि आप ब्रिटेन की तरफ से भारतीय शामिल हो जाइए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो प्रकार के राष्ट्र हुआ करते थे, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे हमारे ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। तो देखिए उस समय मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ करता था ब्रिटेन। कौन शामिल हुआ करता था? ब्रिटेन। और उसी ब्रिटेन की सेना के तौर पे शामिल होने के लिए गांधी कह रहे थे। तो जब गांधी ऐसा कह रहे थे तो उनको बोला गया ये तो भाई अंग्रेजों का क्या है, सार्जेंट है, अंग्रेजों क्या है, ये एजेंट है, अंग्रेजों का दलाल तक इनको कह दिया गया, अंग्रेजों का दलाल तक इनको कह दिया गया। लेकिन चूंकि गांधी जी ने ब्रिटेन की सेना में शामिल होने के लिए सहयोग किया, इसलिए गांधी को एक उपाधि भी दे दी गई थी, वो कहलाती है कैसरे हिंद, ठीक। उपाधि मिली किसको? गांधी को, कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई, ठीक है। लेकिन ये तो अंग्रेजों ने दी है, किसने दी है? ये अंग्रेजी हुकूमत ने दी है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने दी है, लेकिन भारतीयों ने, किसने? भारतीयों ने इनको क्या कहा? इनको कहा गांधी जी को कि आप तो भैया क्या हो, अंग्रेजी सेना के, अंग्रेजी सेना का सार्जेंट इनको कह दिया, ठीक। क्या कह दिया इनको? अंग्रेजी सेना का सार्जेंट कह दिया। अब हम चलते हैं, गांधी को जब ये आभास हुआ, आभास कैसे हुआ? जो कमिटमेंट था अंग्रेजों का वो पूरा नहीं किए, लेकिन आगे चल के यहां पर देखा कि दुर्दशा तो बहुत हो चुकी है, और दुर्दशा हुई थी। गांधी जी अब जन आंदोलन के लिए तैयार थे। 1917 में, ठीक, 1917 में एक आंदोलन होता है, 1918 में एक आंदोलन होता है, ठीक, 1918 में एक आंदोलन होता है, और 1918 में ही एक और आंदोलन होगा। अब मैं आपको गांधी की आंदोलन की तरफ लेके चल रहा हूं। चलिए, तो मैं आपको बात कर रहा हूं 1917। स्थान था आपका चंपारण। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। ये स्टार्ट हो गया यहां से। दूसरा अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक, आंदोलन। और यहां पर हमारे पास है खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो याद रखिए कौन सा है अपना, ये चंपारण। और भूख हड़ताल का सबसे पहला जो प्रयोग किया था, सबसे पहला प्रयोग कहां पर होता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद आंदोलन में होता है। कैसा था प्रकृति हम देखते हैं। 1917 में चंपारण, तो चंपारण में जो स्थान था, स्थान कहां था? बिहार। कहां था? बिहार। तो बिहार में क्या होता है कि एक कृषि की पद्धति थी, उससे हम कहते हैं तीन कठिया। क्या कहते हैं? तीन कठिया। और तीन कठिया पद्धति कहने का मतलब यह था कि आपकी भूमि के तीन भाग में, कितने भाग में? तीन भाग में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। क्या खेती? नील की खेती। नील की खेती करने से दिक्कत यह था कि जो खेती की जो फर्टिलिटी है, जो भूमि की फर्टिलिटी है, वो क्या हो जाती थी? समाप्त हो जाती थी। और नील की खेती कराने के पीछे मेन उद्देश्य ये था, उस समय यूरोप में, कहां पर? यूरोप में नील की बहुत मांग थी। लेकिन कब की बात मैं कह रहा हूं? 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी की बात कर रहा हूं। 19वीं शताब्दी में आप सुनते होंगे 1859 में एक आंदोलन होता है जिसे हम कहते हैं नील आंदोलन। उसको हम पढ़ेंगे, है ना, क्लासेस में, राइट। तो फिलहाल मैं आपको यहां बता दूं कि उस नील आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है ऐसे ही नहीं बनी। आप किसानों से बेजबरन काम कराएंगे, उनसे बलपूर्वक काम कराएंगे, उनकी खेती को आप व्यापारिक खेती में बदलेंगे ताकि इनकम ज्यादा हो, वो बात भी ठीक है, लेकिन उनकी भूमि किसी काम की रह नहीं जाती थी। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो वे खेती कर रहे थे, नील की खेती कब तक करेंगे? जब तक वहां मांग रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि इस समय आते आते यूरोप में नील की मांग क्या हो चुकी थी? कम हो चुकी थी। कारण यह था कि जर्मनी ने एक ऐसा केमिकल जो रंग है डेवलप कर लिया था, एक सिंथेटिक रंग डेवलप कर लिया था, जिससे इस नील की आवश्यकता क्या हो चली? कम हो चली। जब नील की आवश्यकता कम हो गई तो भला यहां पर जो
अंग्रेजी बगान थे, जो अंग्रेजी जमींदारों के बगान थे, वो क्यों यहां पर नील की खेती कराएंगे। ठीक, तो ये सब देख करके क्या होता है, किसानों को दिक्कत होना चालू हुआ, किसानों को भू राजस्व की एक ऊंची दर पे करनी पड़ी, हर जगह समस्या थी टैक्स पे करने की, लगान देने की। लगान देने की स्थिति होती तो जरूर देते हम, ठीक है, हमारी स्थिति नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि तीन कठिया पद्धति का विरोध भी हुआ। तीन कठिया पद्धति के साथ साथ एक ऋण व्यवस्था थी, उसे हम कहते हैं तकावी ऋण पद्धति। क्या कहते हैं उसे? तकावी ऋण पद्धति। ठीक, तो ये दोनों के दोनों सिस्टम के अगेंस्ट, इन दोनों के विरोध में ही आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। लेकिन इस सभी घटनाओं से अवगत कराने का जो कार्य करते हैं, मुख्य जो कार्यकर्ता थे, उनका नाम था राम कुमार शुक्ल। जो मुख्य किसान थे जिन्होंने इसकी गुहार लगाई किसान से, जिन्होंने इसकी गुहार लगाई किससे? तो आपका गांधी जी से। उनका नाम था राजेंद्र कुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को कॉल अप लिया, ठीक, और कहा कि गांधी जी आपकी जरूरत यहां पर पड़ रही है, आप आइए और यहां पर जो है आपकी आवश्यकता है। गांधी जी गए, ठीक, गांधी जी गए, वहां तक भी ठीक था, लेकिन ठीक है, गांधी जी यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर राजेंद्र कुमार शुक्ल जो है यहां पर आते हैं, मुख्य किसान बन के आते हैं, और इसके सहयोगी जो थे, इसके जो सहयोगी थे, कौन थे? इनके सहयोगी तौर पे आपके आते हैं राजेंद्र, सहयोगी ना कहें, सत्याग्रही कहें, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। दूसरे इसमें नाम आता है आपका जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तीसरा इसमें नाम आता है आपका मजरूल हक। देखिए प्रीलिम्स में कोई भी सिर पैर नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मजरूल हक, ठीक, और एक थे मौलाना आजाद। महादेव देसाई, मौलाना आजाद नहीं है, महादेव देसाई। देसाई ये वही है जो इनके निजी सचिव थे। और एक थे आपका नरसिंह पारेख। क्या नाम है? नरसिंह पारेख। ठीक, तो ये हमारे सहयोगी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह में जब सहयोगी बन के आते हैं, तो सहयोगी बन के आएंगे तो कौन कौन सहयोगी थे आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपको रटना पड़ेगा। तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल एक है, ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, चंपारण कहां पर है भाई? चंपारण हमारा बिहार में है, इसको भी नहीं भूलना है अपने को। तो बिहार में घटना घट रही, सोचिए स्थान कहां है? बिहार में। तीन कठिया पद्धति और तकावी ऋण का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? ठीक, ये सत्याग्रह होगा। मुख्य किसान जो है राजेंद्र कुमार शुक्ल थे, सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति होते हैं, जेबी कृपलानी, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख। ठीक, चलिए, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से इसी दौरान जब गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया तो 1970 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि दी थी। काहे की उपाधि दी थी? महात्मा। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर गांधी को, किसको? महात्मा। गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है इस आंदोलन के समय। 1917 की बात है ये। अब मैं चलता हूं अहमदाबाद आंदोलन की तरफ, इसको मिटा दिया जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब 1917-18 में अहमदाबाद कहने का मतलब यह है कि वहां पर, ठीक, वहां पर उस समय प्लेग का कहर था। किसका? प्लेग एक बीमारी होती है, और प्लेग बीमारी एक कहर से जब यहां पर मजदूर कार्य करने आया करते थे तो उनको यह बोला गया कि आप आइए, हम आपको बोनस देंगे, और बोनस नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि प्लेग का कहर भी खत्म हो चुका था। अब चूंकि प्लेग का कहर खत्म हो गया है और बोनस देने की बात कही है, ठीक, तो भला बोनस देना स्वाभाविक था। तो बात पहले हुई थी कि हम लगभग 70 से 80% बोनस देंगे। ऐसा किसने कहा था? मिल प्रबंधन ने मजदूरों से कहा था।
लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हो गया तो मिल प्रबंधन कहने लगा कि हम आपको बोनस नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी को यह बात पता चली और पता चलने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह, एक आंदोलन कर दिया। और उस आंदोलन की खास बात यह थी कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल प्रयोग जो है कब हुआ था, तो इस अहमदाबाद सत्याग्रह में हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन में हुआ था। गांधी के फोर्स करने पर, गांधी के कहने पर जो है फाइनली मिल प्रबंधन ने क्या किया, 35% बोनस देने की स्वीकृति दी कि भाई ठीक है अपन 35% देंगे। हालांकि मिल प्रबंधन पहले 20% की बात कर रहा था कि मैं केवल 20% दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी के दबाव बनाने के बाद, गांधी जी के इस नेतृत्व से, इनके जो लीडरशिप से कहीं जाकर के 35% बोनस क्या हुआ, स्वाभाविक हुआ। और ये कह सकते हैं इसमें एक सहयोगी भी इनकी सामने आती है, उनका नाम था अनसुईया बेन, ठीक, क्या नाम है, अनसुईया बेन जो है। चलिए, और साथ साथ अगर परिणाम तो आपको दिखता ही है, परिणाम कैसा था, ये सफल था। भाई देखो, गांधी के आंदोलन को लोग कितनी भी आलोचना क्यों ना कर लें, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, गांधी जो है असफल नहीं, सफल सत्याग्रही, सफल एक नेता रह चुके हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं खेड़ा का जो स्थान है ये है आपका गुजरात में। कहां है ये, गुजरात में, ठीक। तो क्या हुआ कि खेड़ा में एक ऐसी स्थिति आई अनावृष्टि की, मतलब जब वहां पानी नहीं गिरा, और पानी नहीं गिरा तो खेती नहीं हुई, और खेती नहीं हुआ तो किसानों को टैक्स देने की स्थिति नहीं थी, किसानों की टैक्स देने की स्थिति तो नहीं थी। ऐसे में किसानों का टैक्स देना स्वाभाविक नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती किसानों से टैक्स देने के लिए अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत क्या कर रही, दबाव बना रही थी। फिर ऐसे में सब चीजों को रट के राइट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डेफिनेटली आप चीजों को समझें, क्यों जरूरत है। खेड़ा सत्याग्रह हो चुका है, स्थान है गुजरात है, सहयोगी में कौन है, वल्लभ भाई पटेल और इंदु लाल याग्निक है। इसी समय एक सभा बनती है, उसे हम कहते हैं गुजरात सभा। कौन सभा का आयोजन बनाया जाता है, गुजरात सभा। गुजरात सभा इस चीज को देखती है कि वाकई में क्या जो कारण है इस सत्याग्रह, कारण क्या था, यहां पर कारण क्या है, ये प्लेग बोनस है। यहां पर कारण क्या है, कारण यह है कि किसानों से सूखे की स्थिति में भी कर लिया जाना, ठीक। किसानों से सूखे की स्थिति में भी कर लिया जाना प्रमुख कारण था। उस कर के विरोध में गुजरात सभा का गठन किया गया, और जिसे सर्वेंट हाथ में सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब 1918 के बाद जो है, जो 1914 से 18 के बीच में पहला वर्ल्ड वार हुआ था, उस पहले वर्ल्ड वार में क्या होता है कि हमारे भारत में जो मुसलमान भाई थे, उन मुसलमान भाइयों का जो खलीफा हुआ करता था वो टर्की में बैठता था। और टर्की जो है हमारे पास एक देश है जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिलता है अपने को, ठीक है। और उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में टर्की के खलीफा को, मतलब एक हमारे पास नया आंदोलन मैं लिखने जा रहा हूं, आपको याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। या उसके पहले एक और देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं रोलेट एक्ट। क्या कहते हैं, रोलेट
एक्ट कहते हैं 1919। तो याद रखिएगा 1919 में जिस तरह से देख रहे हैं कि भारत में भी अब क्रांतिकारी मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। अब चूंकि भारत में क्रांतिकारी मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो इसमें याद ये रखना है कि आखिर इंडिया में इस क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए हम एक एक्ट लाएंगे जिसे ही नाम देंगे रोलेक्ट एक्ट। क्या नाम देते हैं? रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट के जो निर्माता थे, इसको फ्रेम करने का काम किसने किया था? तो उसमें नाम ही आता है सिडनी रोलेक्ट का। क्लियर? और सिडनी रोलेक्ट ने जो काम किया था वो निर्माता जो है सिडनी रोलेक्ट हो चुके हैं। साथ में दूसरी बात ये भी है कि रोलेक्ट एक्ट के बाद निर्माता जो ये हैं, ठीक है, इससे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। इसे हम कहते हैं बिना अपील का कानून कहते हैं, बिना दलील का कानून कहते हैं, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहते हैं। बिना वकील का कानून कहते हैं। जब ये तीनों कानून एक साथ हैं, मतलब आपको किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा, संदेह मात्र के आधार पर आपको चाहे तो मजिस्ट्रेट सीधा अंदर डाल सकता है। मजिस्ट्रेट आप चाहे तो आप पे कार्रवाई कर सकता है कि भैया इस व्यक्ति को संदेह, मतलब ये व्यक्ति हो सकता है कि व्यवस्था के अगेंस्ट जाके काम कर रहा हो सकता है व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर सकता हो, तो ऐसे कंडीशन पर आपको सीधे तौर पर अंदर किया जा सकता है। इस काले कानून के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में जो है 6 अप्रैल को, ठीक, एक सत्याग्रह सभा इसके विरोध स्वरूप 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को एक सभा बनाई जाती है जिसे कहते हैं सत्याग्रह सभा। देखिए पूरे फैक्ट है, पूरी कहानी का खेल है। हिस्ट्री कोई एकदम मतलब कि कह सकते हैं कि एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। हर किसी को पता है, बचपन से आप इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको आप एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक, तो सत्याग्रह सभा का जो निर्माण हो, जो गठन है, वो 6 अप्रैल 1919 को किया गया है, गांधी जी के द्वारा किया गया है। लेकिन गांधी जी के इस कृत्य के बाद इसी रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से इनको अपन गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, तो इनकी जो गिरफ्तारी है कब होती है? इनकी गिरफ्तारी होती है 9 अप्रैल 1919 को। कहीं कहीं 10 भी लिखा है, ठीक, कहीं कहीं 9 भी है। हालांकि डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो डेट इंपॉर्टेंट है उसमें हम जरूर फोकस करेंगे, फिलहाल ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे विरोध यहां पर हो रहा है वैसे ही विरोध हमारा क्या होता है? पंजाब में होता है। कहां पर? पंजाब में। और पंजाब में अमृतसर शहर में एक घटना घटेगी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें ना जाने कितने बेकसूर लोगों की मृत्यु हुई। इसमें अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी बर्बरता का प्रदर्शन किया और अमृतसर के पास में एक जलियांवाला बाग था और इस जलियांवाला बाग में यहां पर कर्फ्यू जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। फिर भी यहां पर 2 नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों के दोनों नेता ने जब इस रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया तो इसके विरोध में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही किस दिन? याद रखिएगा, पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बैसाखी। क्या है ये? बैसाखी। तो इसके फेस्टिवल में ही बैसाखी के दिन जो है इस जलियांवाला बाग में एक सभा की गई। सभा कहां की गई? तो जलियांवाला बाग में। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन के बाद, इस सभा के बाद जो है, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था जनरल आर डायर। और जनरल आर डायर जो है उस जलियांवाला बाग में जाके घुसते हैं और घुसने के बाद बिना किसी प्री इंटीमेशन के, बिना किसी
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर इस पूरे के पूरे सभा की मुखबिरी कौन करता है, उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज नामक एक मुखबिर जो है ये अंग्रेजों को जाके खबर देता है कि यहां पर सभाएं हो रही हैं, बिना अनुमति की सभाएं हो रही है, और यहां पर अंग्रेज अधिकारी जनरल आर डायर जाकर के अंधाधुंध गोलियां चलाता है। अंधाधुंध गोलियां चलाता है, न जाने कितनी मौतें होती हैं, और भारतीय रिपोर्ट के अनुसार तो समझ जाइए कि लगभग 1000+ यहां पर मृत्यु मानते हैं। एक ही समय पर, एक ही दिन पर, किसी एक स्थान पर इतने लोगों की मृत्यु पॉसिबल कैसे कर सकता था अंग्रेज? इससे समझ में आता है कि जो अंग्रेज भारतीयों को बर्बर बनाने चले थे, सभ्य बनाने चले थे, वो खुद कितने बर्बर थे। जो हमें प्रशासन सिखाना चाहते थे, वो खुद कितने अप्रशासनिक तौर पर चीजें यहां पर कर रहे थे, जिनमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत नाम की बिल्कुल भी चीजें यहां पर नहीं दिखाई पड़ती। और इसको लेकर ब्रिटिश संसद में भी सवाल उठाए जाते थे, अभी भी उठाए जाते हैं कि जलियांवाला बाग अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ किसी नरसंहार से कम नहीं। ये बात निश्चित तौर पर हमें समझनी चाहिए। कभी कभी इतिहास पढ़ते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप इतिहास पढ़ते समय आप भी याद रखिए कि आप भारत के उस पीढ़ी में जी रहे हैं जो एक आजादी के आसमान के तले आपको मिली है। और यह आजादी जो है ऐसे हजारों लोगों के एक ही घंटे 2 घंटे के अंदर मिले, मौत के बाद ही मिली है, इनके विरोध के बाद मिली है। इसलिए इस आजादी का हमें पूर्णतः फायदा उठाना चाहिए, पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए, दायरे में रहकर। आजादी का मतलब सीमाओं में रहकर सही काम करना। क्लियर? तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरी तरह से झकझोर के रख दिया ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भारतीयों के रवैयों को। और इससे नाखुश होकर इसके विरोध में जब मांग उठी कि नहीं, अब इस अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में हमें एक कमेटी बैठानी पड़ेगी। चूंकि मैं अभी चल रहा हूं आपका 1919 तक ही, तो यहां पर एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी का अध्यक्ष होता है जॉर्ज हंटर। कौन होता है? जॉर्ज हंटर। तो इसके परीक्षण के लिए 2 कमेटी बनती है। एक कमेटी होती है आपका तहकीकात कमेटी। कौन सी होती है? तहकीकात कमेटी। और एक होती है आपकी हंटर कमेटी, और एक होती है तहकीकात कमेटी। ठीक? तो हंटर कमेटी में टोटल 8 मेंबर थे। ठीक? तो इसमें याद रखिएगा, आपको यह जानना जरूरी है, इसका जो अध्यक्ष था वो था जॉर्ज हंटर। ठीक? और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। तो इसमें 8 में से 5 अंग्रेजी सदस्य थे और 3 हमारे पास जो हिंदुस्तानी या भारतीय कह सकते हैं। ठीक? तो 3 भारतीय कौन कौन थे इसको याद रखिएगा। तो पहले का नाम था चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़। दूसरे का नाम था सुल्तान अहमद। और तीसरे का नाम था आपका जगत नारायण। चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति, 3 भारतीय इस तहकीकात, इस हंटर कमेटी में शामिल हुए। ये पूछा जाता है आपसे। जबकि यहां पर हम देखते हैं इसके अध्यक्ष के तौर पे हमने चुन लिया है किसको? मदन मोहन मालवीय को। लेकिन इसमें सदस्य के तौर पर थे हमारे, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक? ये वही महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये सब बेसिक की चीजें, ये पहले पढ़ते थे आप। ठीक? तो महात्मा गांधी के साथ साथ इसमें आते हैं मोतीलाल नेहरू। अब ये पिक्चर में आएंगे। किनके पिताजी हैं ये? जवाहरलाल नेहरू के। दूसरा इसमें नाम आता है चित्तरंजन दास। ठीक? और इसमें याद रखिएगा कि चित्तरंजन दास थे, साथ साथ इसमें हमारे आते हैं नाम मजरूल हक, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद। ठीक? और इसमें तैयब जी,
और एक का नाम है पुपुल जयकर। पुपुल जयकर, ये नाम मेरे साथ में आप नोट डाउन करेंगे। यही आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छी चीज़ है, आप चीज़ें साथ में पॉज करके रोक के देख सकते हैं। एडवांटेज के ये भी हैं, आप चाहें तो इसको साथ में भी रीड आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। ठीक, तो समझा के हम चल भी रहे हैं चीज़ों को ताकि आपको दिक्कतें ना आए। क्लियर है? अच्छा, इसमें मौलाना आजाद इसमें नाम नहीं रहेगा, है ना? तो आपको ये सब नाम याद करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा विकल्प नहीं है। ये हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी, इनके हिसाब से लगभग इनका कहना था नहीं भाई 379 के आसपास लोगों की हत्या हुई है। लेकिन देखिए जनरल आर डायर ने यहां पर इतने लोगों का नरसंहार किया, फिर भी उनको ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो रानी है, वहां की साम्राज्ञी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मान की तलवार से नवाजा, उसको शाही तलवार से नवाजा, उसको बोला कि तुमने ब्रिटिश हुकूमत की रक्षा की है। सोचिए, उस देश के संसद का, उस देश के राजा का अपने प्रशासक के प्रति क्या रवैया रहा। इतने नरसंहार होने के बावजूद भी उसे दोषी नहीं साबित किया, बल्कि उसकी इज्जत की, उसको उसका मान बढ़ाया गया। ठीक, तो देखिए यहां पर हमारा रोलेट एक्ट और उसका नरसंहार हो चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। इसके बाद एक चालू होता है खिलाफत कमेटी, खिलाफत आंदोलन। ठीक, तो खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरुआत किया गया। क्यों शुरुआत किया गया, कारण क्या था भाई, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो गया कि तुमको खिलाफत आंदोलन करना पड़ा? तो मुस्लिम भाइयों का जो खलीफा बैठा करता था कहां पर, टर्की में, और टर्की में जो है उस खलीफा को, ठीक याद रखिएगा 1914 से 1918 की पृष्ठभूमि आपको जानना, बस ये ईयर याद जरूरी है। इसमें जब मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तो इसके जीतने के बाद इन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि अगर भारतीय मुसलमान अगर हमें सहयोग करते हैं तो हम उनके खलीफा को संरक्षण देंगे। ठीक, जो संरक्षण इन्होंने नहीं दिया, परिणाम स्वरूप जब ये अपनी बात से मुकर गए, अंग्रेज जब अपनी बात से मुकर गए, ब्रिटेन जब अपनी बात से मुकर गया, तो भारत में मुसलमानों ने एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया और एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। विद्रोह भी नहीं कह सकते, आंदोलन। ठीक, आंदोलन था आपका खिलाफत आंदोलन। खलीफा को पद से हटा दिया अंग्रेजों ने और टर्की के विभाजन कर दिए। टर्की का विभाजन और खलीफा को पद से हटाना, टर्की का विभाजन और खलीफा को पद से हटाना, खलीफा को पद से हटाना, ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसकी वजह से यहां के मुसलमान भाइयों में रोष हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। ठीक, तो इस रोष के परिणाम स्वरूप जो है आपका दिल्ली में, ठीक, तो इसका जो पहले एक बनती खिलाफत कमेटी बनती है। क्या बनती है? खिलाफत कमेटी बनती है। और खिलाफत कमेटी की हम बात करें तो इसमें गठन में जो नाम आता है वो आता है अली बंधु। किनका आता है? अली बंधु। और अलू बंधु में आता है मोहम्मद अली। कौन आते हैं? मोहम्मद अली। और दूसरा नाम आता है शौकत अली। क्या आते हैं? शौकत अली। ठीक, दो हो गए। और साथ साथ इसमें जो अन्य नाम आते हैं, मोहसिन मोहानी, ये नाम है। ठीक, और इसके अलावा जो है अजमल खान, मौलाना आजाद, अजमल खान और मौलाना आजाद, अजमल खान, मौलाना आजाद जैसे नाम हमको दिखाई पड़ते हैं, जिनके सहयोग से यहां पर क्या होगा? खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत कमेटी गठित होगी। कारण आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कारण कॉन्सेप्ट में आता है, फैक्ट आपको 99 में याद रखना है। ठीक, ये जरूरी है। लेकिन फिर क्या होता है आगे चल के कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती बात, चूंकि खिलाफत, चूंकि ये मुसलमान वर्ग से बिलोंग करता है, फिर भी जब 1919 में इनका पहला सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन होता है दिल्ली में। कहां पर होता है? दिल्ली में। तो खिलाफत आंदोलन के पहले सम्मेलन में, दिल्ली में प्रथम सम्मेलन में जो अध्यक्षता होती है वो होती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा होती है। और यहीं से समझ जाइए कि आज जो दो अलग अलग संप्रदाय बनकर रह गए हैं, यहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल प्रमाण दिखाई पड़ता है अपने को। ठीक, इस खिलाफत आंदोलन में ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक नमूना देखने को मिलता है कि हम एक गांधी की बात करते हैं। गांधी ने इस मुस्लिम
पूरी विचारधारा की चाशनी में डूबी हुई खिलाफत आंदोलन का क्या करते हैं, लीड करते हैं। और उसके बाद जो है दिल्ली के बाद प्रयाग में, जो अभी वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद में, ठीक, या इलाहाबाद लिखने ज्यादा बेहतर रहेगा, इलाहाबाद में जो है 1920 में खिलाफत का ही सेकंड सम्मेलन होता है। और इस सेकंड सम्मेलन में गांधी जी अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मैं अब एक काम करना चाह रहा हूं, एक आंदोलन लाना चाह रहा हूं, वो कहलाएगा आपका असहयोग आंदोलन। क्या रहेगा, असहयोग आंदोलन। में देखिए गांधी के तो तरीके ही अलग थे। गांधी किसी नायक से कम नहीं, किसी हीरो से कम नहीं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना हिंसा किए अहिंसा के मार्ग पर चल के अपने सत्याग्रह के माध्यम से ही अंग्रेजों को अपने सामने झुकने पर विवश कर दिया। और सोचो, गांव से लेकर के, शहर से लेकर के एक नेतृत्व को खींच करके सेंटर पे लाने का काम भी गांधी जी ने किया था। ऐसे सब आंदोलन के माध्यम से सोचिए, इतनी अनूठी पहल कौन कर सकता है। गांधी भले एक आलोचना का मुद्दा बन के रह जाता है, लेकिन गांधी के अगर आप सिद्धांतों को आसानी से पढ़ें तो डेफिनेटली उसके दो पहलू बन के आते हैं। एक ऐसे विचारक जो कि इनको क्या मानते हैं कि ये पूर्णतः शांतवादी थे, पूर्णतः यहां पर नरमपंथी थे, पूर्णतः कांग्रेस समर्थक थे। जरूरी है कांग्रेस समर्थक होना, क्योंकि अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं करते तो बताइए गांव का हुजूम उठ करके कांग्रेस में आके कैसे डूबता। गांव की जो आबादी है, ग्रामीण की जो आबादी है, क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस तो पूर्णतः उच्च कुलीन वर्गों के आधार पर बनी हुई संस्था थी। धीरे धीरे क्या होता है कि ये आधार डूब करके किसानों की तरफ, श्रमिकों की तरफ, जमींदारों से हट करके छोटे वर्ग के किसानों तरफ क्या है, जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहां पर हम बता चुके हैं कि इस सेकंड सम्मेलन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन, सेकंड सम्मेलन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने का अधिकार दिया जाता है। अधिकार कहने का मतलब राइट्स नहीं, समर्थन समझ जाओ कि हाँ भाई, ये पूरा वर्ग, मुस्लिम वर्ग भी क्या है, आपकी तरफ है, आपके साथ है, आप बिल्कुल असहयोग आंदोलन को चालू करो। और यहीं से चालू होती है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक, तो आज की क्लास में असहयोग आंदोलन को हम होल्ड करेंगे और असहयोग आंदोलन तक की कहानी को आप डेफिनेटली आराम से करके सीक्वेंस वाइज देखेंगे। ठीक, काफी मजे के साथ, इंटरेस्ट के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।